कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग आज से इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, यह जानते हुए भी इतिहास के 3 खंडों में प्राचीन और मध्यकाल का परीक्षा के दृष्टि से महत्व कम है। बावजूद इसके कि आप इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इतिहास का जो आज प्रारंभिक कक्षा है उसमें थोड़ा सा की जो समझ है उससे जुड़ी हुई बातों की जानकारी दी जाएगी कि इतिहास का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक स्वरूप क्या थे, इतिहास के सोर्सेज क्या है। मूल बिंदु है इतिहास का सोर्सेज, और उन सोर्सेजों में लिटरेचर और आर्कियोलॉजी दो सबसे अहम है। सबसे महत्वपूर्ण तो सोर्सेज आर्कियोलॉजी, पुरातत्व के रूप में हम जानते हैं, और सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय भी होता है। लिटरेचर के माध्यम से हमें निरपेक्ष इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। इतिहास के जनक हेरोडोटस और उनकी जो एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, वहाँ से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। लेकिन इतिहास क्या है, सबसे पहले तो इन्हीं चीज़ों को जानना है, यह जानते हुए कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हेरोडोटस, इसके जनक, हिस्टोरिका नामक पुस्तक इतिहास की एक प्रारंभिक पुस्तक थी जिसका नाम था इतिहास क्या है, और उस पुस्तक के रचयिता थे E.H. कार। 150 पन्ने की किताब के जिस्ट यही थे कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है, हम उसे इतिहास के रूप में देखते हैं। एक दौर था जब हम इतिहास में बचपन में पढ़ते थे कि इति प्लस हास, ई प्लस ती प्लस हास, पुरानी बातों का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास। ठीक है, वो सब बच्चे के स्तर पे ठीक है, लेकिन इस स्तर पे आप जो डिफिनेशन लिखें यहीं से लिखें तो अच्छा होगा। तो लिखेंगे इतिहास, भारतीय इतिहास। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद, अंतहीन संवाद को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। किसके शब्दों में? E.H. कार के शब्द। E.H. कार के शब्दों में हम इसे इस रूप में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस रूप में देखते हैं, इस रूप में देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके जनक कौन थे? दूसरा पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे इसके जनक हेरोडोटस। इसके जनक हेरोडोटस को माना जाता है, और जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हेरोडोटस को माना जाता है जिन्होंने हिस्टोरिका नामक
पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। ओके। अब इस भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लिखिएगा, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। पहला प्राचीन, प्राचीन। दूसरा मध्यकालीन। दूसरा मध्यकालीन। तीसरा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो हम जो इतिहास का ये जो विभाजन करते हैं, ये जो इतिहास का विभाजन था, ये किस आधार पे था? ये काल के आधार पे था। किस आधार पे था? काल के आधार पे था। कौन सा काल? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये काल क्या है कि हजारों वर्ष पूर्व से, हजारों वर्ष पूर्व से 647 ईस्वी तक का जो इतिहास है, मतलब हर्ष की मृत्यु तक का जो इतिहास है, हर्ष की मृत्यु तक का जो इतिहास है, वो क्या है? हर्ष की मृत्यु तक का जो इतिहास है वो क्या है? वो प्राचीन भारत है। मध्यकाल 647 से 1757 ईस्वी तक का जो इतिहास है, मोर और लेस, वो क्या है? वो मध्यकाल है। वो कौन सा काल है? वो मध्यकाल है। और तीसरा है 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का जो इतिहास है, वह है, वो कौन सा काल है? वो आधुनिक काल है। ठीक है। वो कौन सा काल है? वो आधुनिक काल है। चलिए, ये तो काल के आधार पे होता है। हमारे एक विद्वान थे जेम्स मिल, उन्होंने धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन किया। और धर्म क्या था कि प्राचीन भारत है हिंदू काल, मध्यकाल है मुस्लिम काल, और आधुनिक काल है ईसाई काल। तो धर्म के आधार पर उन्होंने क्या किया? विवेचना की। लेकिन उस विवेचना को ध्यान नहीं रखना है, चर्चा के लिए मैंने बता दिया। और तीसरा जो विभाजन होता है इतिहास का, वो संसाधन के आधार पे होता है। संसाधन और प्राप्त स्रोतों के आधार पे होता है। जैसे प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। तो ये संसाधन और प्राप्त स्रोतों के आधार पे है, इसे भी ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। प्राप्त संसाधन और स्रोतों के आधार पर, प्राप्त संसाधन और स्रोतों के आधार पर प्राप्त संसाधन
प्राप्त संसाधन और स्रोतों के आधार पर प्राप्त संसाधन और स्रोतों के आधार पर इसके 3 भाग हैं। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, और तीसरा है प्राग है, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, और चौथा है ऐतिहासिक। चौथा है ऐतिहासिक। ठीक है, ये आपके 3 भाग को ध्यान रखना है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का क्या क्या स्रोत होता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या स्रोत है। तो प्री हिस्ट्री में लिखेगा कि पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित सामग्री नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व है, पुरातत्व साक्ष्य, पुरातत्व साक्ष्य है। और दूसरा लिखित सामग्री नहीं है और न ही भाषा लिपि है। लिखित सामग्री, लिखित सामग्री नहीं, और तीसरा भाषा लिपि नहीं, भाषा लिपि नहीं। उदाहरण क्या है इसका? पाषाण युग। उदाहरण क्या है इसका? पाषाण युग। कौन सा उदाहरण है? पत्थर का युग। तो पूछेगा कि प्राग इतिहास का उदाहरण क्या है? पाषाण युग है। प्राग इतिहास का उदाहरण क्या है? ठीक है, दूसरा भाग है और वह है आपका प्रोटो हिस्ट्री। तो लिखिएगा प्रोटो हिस्ट्री। सब कुछ है, यहां से देखिए, है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, क्या है? क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। क्या है? लिखित सामग्री है। क्या है? भाषा लिपि है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? हड़प्पा। इसका उदाहरण है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता। अब ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक में पुरातत्व भी है। अब पुरातत्व के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है। ठीक है, दूसरा लिखित सामग्री तो हो ही गया है। अब भाषा लिपि भी है, अब पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, पढ़ा भी जा सका है। तो क्या है? वो ऐतिहासिक, मतलब
सच्चे दृष्टि से ऐतिहासिक कौन है? सच्चे दृष्टि से ऐतिहासिक है मौर्य युग, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ है, या वैदिक काल के बाद भी आप इसको मान सकते हैं। वैदिक काल के बाद, वैदिक संस्कृति के बाद सब इसका उदाहरण में आ जाएगा। इसके उदाहरण में आ जाएगा। इसके उदाहरण में, इसके उदाहरण में वैदिक संस्कृति के बाद इसके उदाहरण में आ जाएंगे। ओके, चलिए। तो ये इतिहास का क्या है? ये सब इतिहास की एक बेसिक अवधारणा है, इसको याद करके आपको रखना है। यह ऐतिहासिक युग वह युग था जिसमें हम विदेशी विवरणी को भी देखते हैं, जैसे मेगास्थनीज के इंडिका को भी नहीं लिखना है। अभी सुनो, प्रारंभिक कक्षा में इतिहास को समझने का प्रयास किया। मेगास्थनीज का इंडिका, जिसमें समाज के 7 स्वरूप की चर्चा की थी। तो हमने अभी बताया इतिहास क्या है, और इतिहास का विभाजन है ना। तो विभाजन के 3 आधार, धर्म, जिसको मैंने इनकार कर दिया। जेम्स मिल के अनुसार धर्म के आधार पर हिंदू और मध्य और आधुनिक युग को हमने काट दिया। दूसरा था काल के आधार पे, स्वीकार भी किया जाता है। और तीसरा संसाधन के आधार पे या प्राप्त स्रोत के आधार पे। तो प्राप्त स्रोत क्या है? प्राप्त स्रोत है पुरातत्व या साहित्यिक स्रोत। प्राप्त स्रोत क्या? लिखित सामग्री। प्राप्त स्रोत क्या? भाषा लिपि मिला कि नहीं मिला, मिला तो पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो अनडेसिफर्ड है तो इंडस है, हड़प्पा है, पढ़ लिए तो वैदिक, और उसके बाद की जो अवस्था है मौर्य युग इत्यादि आ गए। तो ये इतिहास की प्रारंभिक अवधारणा है। इतिहास के स्रोत, अब आता है इसका दूसरा भाग, इतिहास का स्रोत। जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोग्राफी। जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफी। ये इतिहास का जो स्रोत है, मुख्यतः 2 स्रोत या 3 कर लो। विदेशी स्रोत को भी मान लो, विदेशी विवरणी। हालांकि विदेशी विवरणी को हम लोग साहित्य में ही लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, अलग से व्याख्या करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसके 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातत्व, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत है। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। और यह स्रोत सबसे प्रमाणिक है, मोस्ट ऑथेंटिक स्रोत, सबसे प्रमाणिक। प्रमाणिक में ही विश्वसनीय भी आ गया। प्रमाणिक में ही क्या आ गया? विश्वसनीय भी आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है साहित्यिक। साहित्यिक बताएंगे, सिर्फ इतना समझिए कौन सा स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट। साहित्यिक स्रोत। और तीसरा स्रोत है, वह है विदेशी विवरणी। विदेशी विवरणी, विदेशी विवरणी, ठीक है। ओके, यही 3 स्रोत है इतिहास का। ऐसी 3 स्रोत का हमें क्या करना है? विश्लेषण करना है सबसे पहले। और तब हम लोग आएंगे कहाँ? तब हम लोग आएंगे स्टोन एज, पहला चैप्टर से, ठीक है, वहां पर। और वो हर चैप्टर में सोर्सेज को हम लोग देखते हैं, इसलिए एक ही चैप्टर में उसका पूर्ण व्याख्या करना कोई जरूरी नहीं। केवल एक
कहते हैं रोड मैप, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है रोड मैप का। तो पॉलिसी बनाते हैं तो रोड मैप, शिक्षा में चलता है माइंड मैप, कि एक जिस्ट रहना चाहिए। आज एसएससी वाले को डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे, लोकल डेमोक्रेसी, तो उसमें माइंड मैप बताया तो तुरंत बच्चा सबको याद हो गया। कहें बस 5 ही चीज याद रखना है, पहले पढ़ाना पड़ता है ना, पहले 5 चीज जानना। लेकिन जब पढ़ाने लगे तो 2 घंटा पढ़ाएं तो कहता है कि सर शुरू में तो कहे थे 5 ही, बाद में तो कई कमेटी है सर, बहुत सारी चीज़ बता दिए। हम कहे बाद में समझोगे, इसके महत्व को अभी नहीं समझोगे, अभी जितना दिमाग रहेगा उतना ही समझोगे। दिमाग है इतना तो 5 चीज़ समझे ना, बस पहले उतना ही याद रखो, छोड़ो ये सब तो सर क्यों लिखा दे, बेकार है, ऐसे ही हम पागल हो गए थे लिखा दिए। गुरुबाग उसको बाद में पता चलेगा कि क्या बता दिए। उसी में जो एक आध लड़का तेज होगा तो समझ गया होगा, ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो उसी तरह से आपको भी कह रहे हैं कि सब बेकार है। सब क्या है? बेकार है। अब बेकार है कि काम का है, तो बाद में जब परीक्षा देने जाइएगा तब पता चलेगा। घड़ी मत देखो, हम छोड़ देंगे, 5 बजेगा, घंटा बजने लगेगा, हम छोड़ देंगे, ठीक है कि नहीं। 6 बजे ना रोजा है, हाँ, तो 1 घंटा पहले तो आधा घंटा जाने में लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एक लॉजिकल एंड कर देते हैं ना पहले। तो समझ में आ गई ना बातें। अब आइए इसका माइंड मैप, इतिहास के स्रोत का माइंड मैप थोड़ा सा ध्यान रखो। वही माइंड मैप, रोड मैप की जानकारी दे रहे थे। तो इसका माइंड मैप क्या होगा? माइंड मैप किसका? स्रोत का, इतिहास के स्रोत का, इतिहास के स्रोत का माइंड मैप। यहां पे माइंड मैप में क्या करते हैं? सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। अभी नहीं कहना कि सर अंग्रेजी में क्या ची लिख दिए तो समझे में नहीं आया, तब तो चले जाओ वही अच्छा है। इतना भी नहीं समझो कि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री मतलब भारतीय प्राचीन इतिहास। अब इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग है? एक भाग है लिटरेचर और दूसरा भाग है आर्कियोलॉजी, मतलब साहित्य, हाँ, और दूसरा है पुरातत्व। सर विदेशी विवरण को कहाँ घुसा दिए, उसको इसमें डाल देंगे, उसी में डाला जाएगा। अब आइए साहित्य, साहित्य को कई भागों में बांट दो। तो कई भाग क्या क्या है? सबसे पहला जो साहित्य है वो है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में क्या आता है? 4 वेद। नहीं, ये जो आपका है इसको सबसे पहले किसमें बांटिएगा? वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में। और वैदिक साहित्य में क्या आता है? 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थववेद। अर्थववेद, ठीक है, ये वैदिक साहित्य। आगे पढ़ेंगे ही सब, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ही वैदिक साहित्य। इसका आता है लेटर वैदिक साहित्य। इसका क्या आता है? लेटर वैदिक साहित्य, एलवी साहित्य। तो एलवी साहित्य में क्या आता है? लेटर वैदिक में क्या आता है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इसमें डाल दीजिए किसको? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
ठीक है। और एक तरह से देखिए तो ये ब्राह्मण साहित्य भी है। ये क्या है? वैदिक साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य भी है। इसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य के बाद बुद्ध साहित्य, गैर ब्राह्मण साहित्य। तो बौद्ध साहित्य, जो पाली में लिखी गई। और बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य है पिटक साहित्य। पिटक साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध से। आगे पढ़िएगा। बौद्ध से संबंधित पिटक साहित्य है, जिसको हम किस भाषा में लिखे थे? पाली में। जिसको हम किस भाषा में लिखे थे? पाली में। ठीक है, यह पाली में लिखाया, पाली साहित्य में। और तीसरा है आपका जैन साहित्य। और जैन साहित्य है वो हम आगम साहित्य भी कहते हैं। और ये लिखाया किस में? यह प्राकृत भाषा में। यह लिखाया प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। किसमें लिखाया? प्राकृत भाषा। ओके। तो ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। इसका दाता है कुछ जो साहित्य था विदेशी था। और विदेशी साहित्य किस किस भाषा में लिखे गए? ग्रीक में, चाइनीज में, अरेबिक में। तो ये सब भाषा में लिखा गया। जैसे ग्रीक में लिखा मेगास्थनीज ने, नहीं, चाइनीज में लिखा फाहियान, फूहोको, हर्षवर्धन सीयू की। इसका अरबी में अल-बरूनी ने लिखा, अरबी में। पहला मुसलमान था जिसने कुरान का अध्ययन किया था सबसे पहले। कुरान हमारा हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। प्राचीन भारत का पहला राजनीतिक वंशावली की चर्चा पुराण में है, जिसकी संख्या 18 है। जिसकी संख्या कितनी है? 18 है। और इसका संकलन करता है उग श्रबा। खैर, अल्ट्रा फैक्चुअल, ये ज्ञान का प्रदर्शन है, का कोई परीक्षा से बहुत लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वो बता रहे हैं। फिर आता है ये विदेशी विवरणी। विदेशी विवरणी के 3 भाग। ग्रीक, जिसमें इंडिका लिखी गई। चीनी, जिसमें फाहियान और ह्वेन सॉन्ग ने लिखा। अभी इतना ही लिखो। और अरबी, जिसमें अल-बरूनी ने लिखा। तारीख हिंद, अल-बरूनी ने क्या लिखा? तारीख हिंद। ठीक है। ओके, ये हुआ साहित्य। ये क्या हुआ? साहित्य हुआ। इस आधार पे भी हम इतिहास का निर्माण करते हैं। देख लिए। अब आइए, दूसरा क्या था? आर्कियोलॉजी। तो पन्ना पलटे। आर्कियोलॉजी। इस आर्कियोलॉजी के भी कई भाग हैं। इस आर्कियोलॉजी के भी कई भाग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग तो एपिग्राफिक है। एपिग्राफिक में किसका अध्ययन करते हैं? इंस्क्रिप्शन का, अभिलेख का। एपिग्राफिक
ऐसा नहीं कहना कि सर को भी फिजिक्स के टीचर का प्रभाव पड़ गया है, खाली बुक नहीं किए हुए अंग्रेजी में लिख रहे हैं। नहीं, एपिग्राफिक, इतनी तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए। ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर, प्रधान पद थोड़ी होता है, ठीक है कि नहीं। मूल में आइए, एपिग्राफिक। एपिग्राफिक में क्या आता है? इंस्क्रिप्शन, इनक्रिप्शन, एपिग्राफिक, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और दूसरा सोर्स होता है न्यूमिस्मेटिक, सिक्का। दूसरा क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? क्वाइन का। तब पढ़ेंगे आगे, सबसे पुराना क्वाइन कौन सा है, ठीक है, हाथ मुद्रा वगैरह के सब आगे पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना पचा लो, क्वाइन का संबंध न्यूमिस्मेटिक्स से है और इंस्क्रिप्शन का संबंध एपिग्राफी से है, ठीक है। तो अपने आप में क्या है, ये बहुत बड़ी बात हो जाए। उसके बाद आता है क्या? स्थापत्य, ठीक है, मौर्य का भवन, ये सब क्या? आर्किटेक्चरल सोर्सेज। तो स्थापत्य, आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल सोर्सेज है। मतलब यदि कोई भवन वगैरह है, भवन स्थापत्य, तो ये किस में आ जाएगा? उसमें आ जाएगा, आर्किटेक्चर में आ जाएगा। और चौथा है आपका, वो है गुफा वगैरह सब। चौथा किस में आ जाएगा? गुफा, बिहार। इसी बिहार की अधिकता के नाम पर हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा था? बिहार, ठीक है। इसी के नाम पे हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। चलिए, खत्म। तो ये आपका, ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु था कि इतिहास क्या है, इतिहास का सोर्सेज क्या है, इतिहास का निर्माण कैसे होता है, और सोर्सेज के कुछ मुख्य बिंदु। यहां तक क्लियर हुआ? अब आता है कि हमें प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन भारत में हमें, अब प्राचीन भारत की रणनीति लिखो, लिखो प्राचीन भारत की रणनीति। आज यहीं तक रखेंगे, प्राचीन भारत की रणनीति। प्राचीन भारत की प्राचीन भारत की रणनीति, ठीक है। ये प्राचीन भारत की रणनीति में याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि कौन सा अध्याय पढ़ना है। रणनीति में क्या होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। और मैंने कहा कि एक ऐसा अध्याय है जिसका संबंध सीधे तौर पर पीटी से ही है, और जो मेंस के टॉपिक है मौर्य काल, पाल कला, वो उस एंगल से पढ़ना नहीं है, मेंस एंगल से, उसको पीटी एंगल से पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ भी इससे संबंधित मेंस में नहीं, मतलब कंप्लीट फैक्चुअली आपको इसको देखना है। अब इस प्राचीन भारत की रणनीति में सबसे पहला अध्याय है पाषाण युग। पाषाण युग, ठीक है। कल 2 चैप्टर समाप्त कर देंगे, पाषाण और हड़प्पा की सभ्यता। दूसरा है हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता। दूसरा क्या है?
कल इसको हम लोग लपेट लेंगे, इस दोनों को, ठीक है कि नहीं। और तीसरा है वैदिक संस्कृति। तीसरा है वैदिक संस्कृति, ठीक है। हर पार्ट्स 1.5 से 2 घंटे की कक्षा है। देखिए बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की महत्ता को आपने देख ही लिया है कि 3 से 4 से 6 क्वेश्चन। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत गहराई से। मैं तो वह व्यक्ति रहा हूं कि जब यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल पीटी में होता था तो सिर्फ 1 सप्ताह हम हड़प्पा की सभ्यता पढ़ाते थे, जो पीटी हुआ करता था हिस्ट्री पीटी, ठीक है कि नहीं। 1 सप्ताह कंप्लीट हड़प्पा पढ़ाते, 1 सप्ताह वैदिक पढ़ाते, 1.5 से 2 महीना तो सिर्फ हम एंशिएंट में लेते थे, ठीक है कि नहीं। अब वो आदमी कितना बर्दाश्त करके आज के समय में रहता होगा वो आप समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हड़प्पा की सभ्यता, पाषाण युग, वैदिक संस्कृति। चौथा है 6ठी सदी ईसा पूर्व, क्रांति का युग। क्रांति का युग जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 क्वेश्चन यहां से आना तय, ठीक है। एक है बौद्ध जैन और दूसरा है बौद्ध जैन के साथ साथ मगध साम्राज्यवाद। एक एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, आना ही आना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। तो सर ऐसा कीजिए ना, पहले वही पढ़ा देंगे, अब कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। सच नहीं होगा कि पहले रसगुल्ला खिला देंगे, भोज खाते हैं ना, पहले अपना कचौड़ी सब, चटनी, सलाद सब चलता है, एक ही बार में रसगुल्ला पड़ता जाता है। इसके भी रोजा में सबसे पहले क्या खाता है सब, खजूर से तोड़ता, पानी, खजूर, चना, इसके बाद तो फिर डिफरेंट आइटम। एक दिन भी नहीं बुलाई है रोजा में, कैसी है सो देखिए, डिफरेंट आइटम, बुलाना भी नहीं, आएंगे भी नहीं हम, ठीक है। अभी कहे ना हम, ठीक है, 9 बजे के बाद ही हम जाकर कहीं पर हम शिरकत कर सकते हैं। मूल बिंदु पे आइए। और मूल बिंदु यह है, अब वो भी समय नहीं है क्योंकि 9 बजे के बाद मेरा पीपीटी कार्यक्रम, आजकल हर सब्जेक्ट का हम पीपीटी बना दे रहे हैं, जिससे कि बताने में भी थोड़ी सी आसानी होती है, पढ़ाने में भी आसानी होती है, समय ड्यूरेशन भी कम होता है। अभी क्या है, इसका पीपीटी नहीं बना था तो थोड़ा सा लिखना पड़ा है, लिखा हुआ रहता तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना पड़ता और बताते रहते। चलिए खैर, तो मगध ये है। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता में क्वेश्चन कहां से आएगा? हड़प्पा की सभ्यता में क्वेश्चन आएगा बाबू, महानगर की विशेषता। तो जब हड़प्पा की सभ्यता में महानगर की विशेषता पढ़ाएं, 6 महानगर, उसको रट लेना है। यहां से एक क्वेश्चन आता है और यहां से 2 क्वेश्चन आता है। सर पक्का है? पक्का क्या है, कुछ भी चीज अस्थाई है, शरीर अस्थाई है। लड़का कुछ बेचारा कमजोर किस्म का पूछता है कि सर गारंटी है सर? कहते उठो उठो, भागता है कि नहीं भागता है? इसलिए हम वहाँ बैठते नहीं हैं, क्योंकि हमको ऐसा इरिटेटिंग लैंग्वेज लगता है। हमको गारंटी किसी चीज़ की हो सकती है? हमारा काम है पढ़ाने का, अच्छे से अपना 100% मैं दे दूंगा। अब तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम याद ही नहीं रखोगे, तो मास्टर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है मास्टर। सारा काम विद्यार्थी का ही है, ठीक है कि नहीं। मास्टर का काम है रास्ता दिखाने का, समझाने का, बुझाने का, जो बताते ही रहे एकदम सिस्टमेटिकली A to Z तक। उसके बाद का काम आपका है भाई। आप जितना मेहनत करेंगे उतना तरक्की करेंगे, सीधी सी बात है। आँख का नाक खोलकर सुन लीजिए, ठीक है। आगे चलिए। 5वां
मॉर्ज, मॉर्ज, यहां से भी एक क्वेश्चन कम से कम, विशेषकर मॉर्ज में अशोक का अभिलेख इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के। हालांकि हम जब टेस्ट लेते हैं तो हम उसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछते भी, ठीक है कि नहीं? पूछेंगे तो सबसे, लेकिन देखते होंगे कि अभिलेख से जुड़ा हुआ 10-10 क्वेश्चन दे देते हैं। सब जितना अभिलेख है सबसे एक एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो अशोक का अभिलेख से पूछता है तो इसलिए याद करके रखिए। इसके बाद आता है छठा चैप्टर है मौर्योत्तर युग। मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर युग में कुल 8 वंश है लगभग। पूछेगा क्या सर? पूछेगा कुषाण, हिंद यूनानी, सातवाहन। ये 2-3 वंश को अच्छे से याद कर ले, ठीक है कि नहीं? इसमें कुषाण और हिंद यूनानी, यही 2 याद रखो ना। है 8 वंश, लेकिन ये दोनों बढ़िया से देखना है। बढ़िया से का मतलब कि पूछेगा तो गलती नहीं होगी। 7वां है गुप्त वंश। 7वां है गुप्त वंश। गुप्त वंश के 2 भाग हैं। एक है राजनीतिक उपलब्धियां शासकों की, तो कभी कभार देखते होंगे कि शासक की राजनीतिक उपलब्धि पूछता है, और दूसरा है सांस्कृतिक उपलब्धियां। और यहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति होती है। तो हो गया, 2 भाग में है। एक भाग है राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, और दूसरा भाग है सांस्कृतिक। ठीक है, दूसरा भाग है पॉलिटिकल अचीवमेंट पहला, दूसरा है कल्चरल अचीवमेंट। ठीक है, और यहां से इस दोनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो सांस्कृतिक है। एक क्वेश्चन कम से कम हो तो गया, एक एक एक, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। जो 5-6 आता है तो समझ में आ गया ना। और लास्ट है हर्ष। 7वां क्या है? 8वां हर्ष की उपलब्धियां। छोटा सा है, पढ़ के जाना चाहिए। पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है, पढ़ के जाना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। पाषाण युग, हड़प्पा कल पढ़ेंगे। रूटीन लिख लीजिए, रूटीन, रूटीन लिखिए। शनि और रविवार को कक्षा 1:30 बजे से 8 बजे तक होगी। अब जिसका जो भाग हो गया होगा, मान लिया ज्योग्राफी रहेगा सेकेंड हाफ में, हो गया है तो नहीं करना, मन है तो कर लेना। नहीं, तुमको जो सितंबर से पढ़ रहा है, अक्टूबर से शुरू किए थे ना बैच, हाँ, 15 अक्टूबर से तू केवल हिस्ट्री पढ़ेगा और केमिस्ट्री पढ़ेगा। उसका तो सब कुछ खत्म है। 2-3 चैप्टर मैथ है, मैथ रीजनिंग का, उसका तो सब कुछ खत्म है। करेंट तो अभी तो अंतिम तक चलता रहेगा। लेकिन जो जिसका छूटा हुआ है या जो नया है, उसको तो बाबू, उसको क्या करना है? 1:30 से 8 तक पढ़ना है, 2 दिन। ठीक है, इसका लिखो। सोमवार साप्ताहिक परीक्षा होगी, दीजिएगा, उसका भी भला। जो नहीं देगा
उसका भी भला, उसका भी भाला। पहला है जो देगा उसका भला, और दूसरा है जो नहीं देगा उसका भाला। समझ गए? इसका लिखो, मंगल बुध 7 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन होगा। घर पे बैठ करके हमारी कक्षा का आनंद लेंगे, घर से ही आरती सुनेंगे। ठीक है? अब बृहस्पति और शुक्रवार को 4 बजे से 6 बजे तक ऑफलाइन ऑनलाइन। अच्छा, शनि रविवार को भी है ऑफलाइन ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि शनि रवि को ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है, उस दिन भी ऑफलाइन। अभी भी ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर छुट्टी कब दीजिएगा सर? इसमें तो 7 दिन का है। वो नीरज जी के इच्छा पर है। नीरज जी की कक्षा आपकी कल बंद रहेगी। ठीक है? वहाँ कल ऐश करेंगे, वो सब नीरज जी अपना बता देंगे। ठीक है? रूटीन में उतार चढ़ाव हो सकता है, पूछिए क्यों? अब 11 को रविवार है, 11 को ईद है, या 12 को ईद है, छुट्टी होगी। ठीक है कि नहीं? या हमको मन हो गया मंगलवार को पढ़ाने का सुबह में ऑफलाइन, मतलब तो आपका रूटीन क्या हो गया? उस दिन ऑनलाइन नहीं होके हमारे साथ होगा। तो ये रूटीन में उतार चढ़ाव हो सकता है। छुट्टी उट्टी नीरज जी के इच्छा पर लिख दो, अवकाश नीरज सर के इच्छा पर है। सर 1:30 बजे सर बड़ा पेनफुल रहेगा, नहीं कुछ नहीं कर सकते, मत आओ, ऑनलाइन आओ। ठीक है? लेकिन ऑफलाइन आओगे तो मजा आएगा। ऑफलाइन में क्या रहता है? इंटरेक्शन रहता है। अजय जी देखते हो एकदम ऑफलाइन ही आते हैं। क्यों? जब तक उनको आज तो छेड़ नहीं पाए आपको, कल थोड़ा सा छेड़ेंगे तो तैयार होके आइएगा। मतलब आप तो खैर तैयारे रहते हैं, चश्मा लगा लिए, वो भी 1857 ईस्वी का चश्मा लगा लिए, एकदम पूरा तात्विक चश्मा लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा चश्मा हड़प्पा में ही मिला था। ठीक है? मोहनजोदड़ो के साइड से। तो खैर अब ज़्यादा नहीं कहूँगा सर, चलते चलते तो आप छेड़ ही दिए, तो वो तो मेरा गुण है कि थोड़ा बहुत तो हम हास्य करते हैं। ठीक है? इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, कोई मदारी का खेल नहीं दिखा रहे हैं कि अच्छी लगेगी। बातचीत समझ में आई कि नहीं आई? विषय वस्तु समझ में आया कि नहीं आया? तो कल आप 3 कॉपी लेकर आएंगे, एक हिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा ज्योग्राफी। जिसका ज्योग्राफी छूटा है या दोबारा पढ़ना चाहता है, बहुत सारा उपाय है, दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बीपीएससी जो टीचर का वैसे एकदम एक लाइन भी कम नहीं पढ़ाते हैं उसमें। ठीक है? बैच अलग है, परीक्षा का जो स्तर है वो भी सेम ही है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कल हमारी मुलाकात पुनः 1:30 बजे आपको इसी जगह इसी समय होगी। धन्यवाद।